नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत या राजस्थान के प्रमुख शाखे, जौहर, केसरिया, अर्धशाके और बड़ी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं सती प्रथा के बारे में। शाखा किसे कहा जाता है, जौहर क्यों होता था, कैसे किया जाता था और किस कंडीशन में जौहर करना पड़ता था, केसरिया किसे कहते हैं, केसरिया क्यों किया जाता था, किस क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता था, और सती प्रथा जो आपके एक कुप्रथा बताई जाती है, इसकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज का जो अपना चैप्टर है यह है भारत के शाखे, जिनमें हम शाखे पढ़ने वाले हैं, जौहर पढ़ने वाले हैं, केसरिया पढ़ने वाले हैं, अर्धशाखा और सती प्रथा के बारे में भी विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। तो साथियों, हम शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम शाखा किसे कहते हैं, जौहर किसे कहते हैं, केसरिया किसे कहते हैं और अर्धशाखा क्या होता है। सुनिए, इसको हमें प्रैक्टिकल के तौर पर आजमा कर देखना है। सुनिए आप कि शाखा, जौहर, केसरिया और अर्धशाखा होता क्या है, आपको केवल समझना। सुनिए आप कि जैसे एक महल है और यह महल की प्राचीर है, किलेबंदी है या दीवार है। स्वाभाविक सी बात है, राजस्थान में या फिर भारत में जितने भी दुर्ग होंगे, स्वाभाविक सी बात है इनके चारों तरफ मजबूत किलेबंदी होती थी आक्रमण से बचने के लिए। तो एक महल हो गया। अब महल जो है इसकी सुरक्षा के लिए की जाती थी, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जाती थी, जिसे किलेबंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें दीवारों की तो भारत का लाल किला जो बताया जाता है, दिल्ली के चारों ओर एक दीवार का परकोटा था, जो 20 हाथ लंबी दीवार बताई जाती है, इसकी चौड़ाई बताई जाती है मजबूती के लिए। और ये जो दीवार होती थी, इसी के अंदर जो सिक्योरिटी है, इनके शस्त्र या फिर गोले बारूद रखे जाते थे। तो एक महल जिसके ऊपर चारों ओर से खतरनाक शत्रुओं का क्या होने लग गया है, अटैक होने लग गया है। अटैक यानी आक्रमण होने वाला है और पता चल गया है महल में रहने वाले राजा को। और ये जो आक्रमणकारी जो चारों तरफ से इस महल को घेर कर बैठे हैं, घेराबंदी करके बैठे हैं। और ये बता देता हूं कि एक विभिन्न प्रकार के राज्यों को जीतने के लिए दुश्मनों ने कई बार 6 महीने का, कई बार 7 महीने का और कई बार वर्षों तक घेरा डाल के रखा था उस क्षेत्र को जीतने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, महल के अंदर जो निवासी व्यक्ति हैं, एक न एक दिन इनका रसद अर्थात भोजन, खाने पीने की चीजें भी समाप्त हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, अंदर बैठे जितने भी वीर पुरुष हैं उनको पता है कि आक्रमण करने वाले जो सैनिक हैं यह हमसे ज्यादा हैं। क्या है? ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मजबूत किलेबंदी के सहारे ये अपने महल की ओट में अंदर ही बैठे रहते थे। और जब इनकी रसद सामग्री खत्म होने वाली होती थी और इनको पता है कि एक न एक दिन हमें इनसे मुकाबला करना है, हारना है, तो ऐसी स्थिति में तो महल का जो राजा है, राजपुरुष है, अन्य अपने सैनिकों के साथ में केसरिया वस्त्र धारण करके, कैसे वस्त्र धारण करके, केसरिया वस्त्र जो हैं ये त्याग, बलिदान और शौर्य का एक प्रतीक बताया जाता है। केसरिया वस्त्र धारण करके यह जो महल है, महल का जो ये बाउंड्री है, इसके आउट ऑफ सर्किल बाउंड्री के चारों तरफ पैरा डालकर खड़े हो जाते थे। जैसे ही आक्रमण होता था शत्रुओं का, तो ये इनसे 2-2 हाथ करने के लिए भिड़ जाते थे। स्वाभाविक सी बात बताई जाती है, जो आक्रमण करने वाले हैं इनकी सेना अर्थात सेना जो बताई जाती है, बड़ी संख्या में बताई जाती है, लाव लश्कर इनका बड़ा हुआ करता था। और जब यह वीर पुरुष इन सैनिकों से भिड़ जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है इनको काम आ जाना है। ऐसे राजस्थान, भारत में ऐसे कई सारे युद्ध बताए जाते हैं जिनमें रक्त बहा है और रक्त युद्ध की निशानी बताई जाती हैं। और वीर पुरुष जो हैं, इन्हें क्षेत्रों को सक्षम बनाने या शक्तिशाली बनाने या फिर अपने क्षेत्रों को लूटने से बचाने के लिए ऐसे युद्ध करने पड़ते थे। और बीकानेर इतिहास से निकलकर एक श्लोक भी सामने आता है कि डाडाली डोकर बही का तू गई विदेश,
बिना रक्त के खोज से निज विकारो देश, अर्थात अपने मजबूत क्षेत्र को समृद्ध रखने के लिए, सुरक्षा युक्त रखने के लिए अनेक युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो जैसे ही ये आउट ऑफ सर्कल किल्लीबंदी के बाहर आकर खड़े हो जाते थे और दुश्मनों का आक्रमण होता था, तो ये तिल तिल करके रण खेत जाते थे, युद्ध में काम आ जाते थे। जब युद्ध में काम आ जाते थे तो ऐसे वीर पुरुषों के द्वारा किया गया रण केसरिया कहलाता था। क्या कहलाता था? ये केसरिया के नाम से जाना जाता था। जब वीर पुरुष काम आ जाए तो इन वीर पुरुषों की तरफ से दो प्रकार के झंडों का प्रतीक चिन्ह लहराया जाता था। एक झंडा बताया जाता है ब्लैक और एक झंडा बताया जाता है आपके केसरिया। एक झंडा ब्लैक और एक झंडा केसरिया बताया जाता है। और जब अगर पूछ ले कि ब्लैक झंडा जब बाहर जो शत्रु से लड़ते हुए लोग काम आ गए हैं और अगर महिलाओं को, जो महल के अंदर बैठी है जनाना, इनको ब्लैक झंडे का प्रतीक अगर दिखता फहराता हुआ दिख जाए तो ये सारी संपूर्ण महिलाएं आग या कपड़े या फिर अन्य वस्तुओं की होली जलाकर अपने आप को महल में बैठकर स्वाहा कर लेती थी। ऐसी कंडीशन के अंदर महिलाओं के द्वारा जो वीरोचित कार्य किया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जौहर के नाम से जाना जाता है। अब जौहर जो है ये दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक होता है जल जौहर, कैसा होता है? जल जौहर होता है। और एक होता है आपके अग्नि का जौहर। किसका? अग्नि का जौहर हमें देखने को मिलता है। एक जल जौहर होता है और एक अग्नि का जौहर होता है। स्वाभाविक सी बात है, आगे जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो ये कड़ियां निकलकर सामने आ जाएगी। तो वीर पुरुषों ने केसरिया कर लिया और महिलाओं ने अपनी इज्जत आबरू जो है तार तार होने से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे कंडीशन में जब केसरिया और जौहर दोनों हो, केसरिया प्लस जौहर, केसरिया और जौहर दोनों हो, तो ऐसी कंडीशन में जो किया गया कार्य है उसे संपूर्ण शाखा के नाम से जाना जाता है। तो ये शाखा कहलाता है। तो साथियों, हमने जौहर के बारे में पढ़ लिया है, हमने केसरिया के बारे में पढ़ लिया और साथियों हमने शाखा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अर्ध शाखा। अर्ध शाखा किसे कहा जाता है? तो साथियों, इन दोनों कार्यों में से एक कार्य हो, या तो वीर पुरुष केसरिया करे, लड़ते हुए मारे जाए, या महिलाओं के द्वारा जल या अग्नि को समर्पित अपने आप को नष्ट कर देना। इन दोनों में से एक वीरोचित कार्य हो, उसे अर्ध शाखा के नाम से जाना जाता है। तो यह हमने 3 से 4 चीजें क्लियर कर ली। नंबर 1 शाखा, नंबर 2 जौहर, नंबर 3 केसरिया और नंबर 4 अर्ध शाखा। राजस्थान से संबंधित निकलकर डिटेल सामने आती है कि वह कौन सा क्षेत्र है या राज्य बताया जाता है, जिला बताया जाता है जहां का अर्ध शाखा प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम बताया जाता है आपके जैसलमेर। कहां का? जैसलमेर बताया जाता है। अगर बात पूछ ले जल जौहर से संबंधित तो नाम आता है रणथंबोर। कौन सा एरिया नाम सामने आता है? रणथंबोर का जो शाखा हुआ है वो जौहर जो हुआ है ये जल जौहर के नाम से जाना जाता है। बाकी स्वाभाविक सी बात है, राजस्थान और भारत में वीरोचित महिलाओं ने अपनी इज्जत को तार तार होने से बचाने के लिए मृत्यु का वर्ण किया, अर्थात जौहर प्रथा जो है इसको अंजाम दिया। तो साथियों, हमने इस डायग्राम के जरिए शाखा, जौहर, केसरिया और अर्ध शाखा के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। अब हम राजस्थान के जो प्रमुख शाखा हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौन सा अर्ध शाखा रहा या फिर पुरुषों के द्वारा जो जोहर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कहाँ पर हुआ है। विष्णुई समुदाय के द्वारा जो प्रकृति के नाम पर अपने आप को सर्वस्व समाप्त कर देना वो क्या कहलाता है। वह कौन सा शाखा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर प्रथा जो है, जोहर व्रत जो है इसको धारण किया था। इसके बारे में बहुत सारी सटीक जानकारी निकलकर सामने आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख शाखाओं के बारे में।
राजस्थान के प्रमुख शाखे कौन कौन से बताए जाते हैं, इनके बारे में हम सविस्तार जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान का पहला शाखा कौन सा बताया जाता है, और राजस्थान के जो शाखे हम पढ़ने जा रहे हैं इनके अंदर भी हमें बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलेगी। तो राजस्थान के जो शाखे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं राजस्थान का बढ़िया सा मैप। राजस्थान का कौन सा शाखा किस क्षेत्र से संबंधित है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं आपके रणथंभौर के बारे में। किसके बारे में? रणथंभौर। रणथंभौर जो है, इस दुर्ग को रणथपुर के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है रणथंभौर। और रणथंभौर में राजपूतों की जिस शाखा ने शासन किया है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो राजपूतों की चौहान शाखा। कौन सी शाखा? चौहान शाखा जो है इसने यहाँ पर शासन किया। चौहान शाखा गोविंद देव बताए जाते हैं इनके संस्थापक, और इनमें सबसे प्रमुख जो शासक बताए जाते हैं इनका नाम बताया जाता है हमीरदेव चौहान। अगर बात करें राजस्थान के रणथंभौर का जौहर या रणथंभौर का शाखे की बात करें, तो रणथंभौर का शाखा कब हुआ? तो समय बताया जाता है 1301 ईस्वी। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के ऊपर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर अटैक किया, और ये जो प्रमुख शासक बताया जाता है रणथंभौर का, जिसे हमीरदेव चौहान के नाम से जाना जाता है। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो हैं यहाँ का तत्कालीन शासक था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया था। हमीरदेव चौहान जो हैं यहाँ पर वीर कार्य अर्थात केसरिया करते हुए अपना बलिदान कर दिया। अगर पूछ ले कि रणथंभौर से जौहर किसने किया था, रानी का नाम बताओ, और ये जो अटैक हुआ है इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली कि नहीं मिली? तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं ये खिलजी वंश का द्वितीय शासक बताया जाता है, और सबसे खूंखार शासक देखने को मिलता है, जिसके कारण राजस्थान में बहुत सारे जो बुरे कृत्य हुए अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार नीति के कारण। तो रणथंभौर का जो शाखा है हमीरदेव चौहान, जो प्रमुख बहुत ही वीर पुरुष बताए जाते हैं, लेकिन दगा किसी का सगा नहीं होता है। रणथंभौर के जो बहुत ही विश्वास पात्र रणपाल रतिपाल ने इनके साथ में धोखा किया, जिसके कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हमीरदेव चौहान को क्या करना पड़ा था? केसरिया करना पड़ा। साथ ही अगर पूछ ले कि रणथंभौर का जो जौहर है वो किस रानी ने किया था, तो रणथंभौर का जौहर किया था रंगा देवी ने। किसने किया था? रंगा देवी ने पदमला तालाब में कूदकर अपने आप को खत्म कर लिया, और ये राजस्थान का पहला जल जौहर के नाम से जाना जाता है। कैसा जौहर हो गया ये? जल जौहर के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जैसलमेर के शाखों के बारे में। जैसलमेर जो हैं यहाँ पर कितने शाखे हुए हैं? पहला जो शाखा है ये किसके आक्रमण के कारण हुआ था? केसरिया किसने किया था? ऐसे सवाल निकलकर सामने आते हैं। तो जैसलमेर जो है इसका जो पहला जो शाखा हुआ है इसका जो समय हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसलमेर का जो पहला शाखा बताया जाता है प्रथम शाखा। जैसलमेर का प्रथम शाखा जो देखने को मिलता है आक्रमणकारी बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ज़्यादा ये प्रमाणित नहीं हमें पढ़ने को मिलता है। पहला जो शाखा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ। अगर पूछ ले कि जैसलमेर का जो पहला शाखा हुआ है इसमें केसरिया किसने किया था, तो केसरिया करने वाले थे मूलराज और कुंवर रतन सिंह। केसरिया मूलराज व कुंवर रतन सिंह,
इन दोनों ने जैसलमेर के प्रथम शाखा के अंदर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और राजपूत वीरांगनाओं ने यहाँ पर क्या किया, जोहर किया था, अग्नि जोहर किया था। अब जिन महिलाओं ने भी अग्नि जोहर किया या जोहर प्रथा को अपनाया था तो उनको स्वाभाविक सी बात है, उनको पता है कि हमारे जो राजा है युद्ध के अंदर हारने वाले हैं, तो युद्ध में जाने से पहले रानियां जो हैं पहले दिन 16 श्रृंगार करके अपने जो इष्ट देवी हैं, इष्ट देवी की पूजा करके मेहंदी के रचे हाथ जो है इष्ट देवी के जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर छाप कर जोहर व्रत को धारण करती थी। साथ ही अगर पूछ ले कि जोहर व्रत धारण करने के लिए ये जो स्त्रियां हैं इन्होंने अपने पति की जो अंतिम जो सेनानी जो बताई जाती है निशानी के साथ में यह जोहर व्रत को धारण करती हैं। कई बार सवाल पूछा गया कि चित्तौड़ के प्रथम शाखा के अंदर कितनी महिलाओं ने जोहर किया, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में कितनी महिलाओं ने जोहर किया था, चित्तौड़ के तृतीय शाखा में कितनी महिलाओं ने जोहर किया था, इसके बारे में भी हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो पहला शाखा हमने पढ़ लिया, बात कर लेते हैं दूसरे शाखा के बारे में। द्वितीय जो शाखा हुआ है जैसलमेर का द्वितीय शाखा जो हुआ है, यह शाखा जो हुआ है तो द्वितीय शाखा जो जैसलमेर का हुआ है उस समय जैसलमेर के ऊपर अटैक किसने किया था, ये जानकारी अपने से पूछ जा सकती है। तो अटैकर जो बताया जाता है इसका नाम है आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो बताया जाता है ये प्रमुख आक्रमणकारी बताया जाता है जिसने आक्रमण किया है किसके ऊपर, जैसलमेर के ऊपर। अगर पूछ ले कि जैसलमेर के द्वितीय शाखा के अंदर केसरिया करने वाला प्रमुख शासक कौन बताया जाता है तो नाम आता है रावल दूदा व त्रिलोक्षी। रावल दूदा व त्रिलोक्षी ने द्वितीय जो शाखा हुआ है जैसलमेर का इसमें क्या किया है, केसरिया किया है। इनकी ज़्यादा प्रमाणित जानकारी हमें पढ़ने को नहीं मिलती है, चुटपुट सी डिटेल ही हमें पढ़ने को मिलती है। अब तीसरा जो शाखा होता है तृतीय शाखा, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसलमेर का जो तृतीय शाखा है यह 1550 ईस्वी में देखने को मिलता है। कब हुआ, 1550 ईस्वी। 1550 ईस्वी में जैसलमेर का तीसरा शाखा बताया जाता है और जैसलमेर का जो तीसरा शाखा बताया जाता है उस समय अटैकर जो जिसने विश्वासघात किया उसका नाम बताया जाता है अमीर अली जो विश्वासघात बताया जाता है, इनके ऊपर विश्वास कर लिया था राजपूतों ने, जैसलमेर के राजपूतों ने, भाटिया वंश के सरदारों ने इनके ऊपर विश्वास कर लिया और इसने विश्वास जो है इसका घात किया और महिला का वेश धर के इनके ऊपर ही अटैक कर लिया। राजपूत सचेत हो गए, लेकिन इस शाखे के अंदर जिनका केसरिया हमें देखने को मिलता है, जैसलमेर का जो शाखा है उसका नाम हमें देखने को मिलता है लूणकरण के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जैसलमेर का प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा और तृतीय शाखा जो है इनकी सविस्तार जानकारी हमने ले ली। अब हम बात करते हैं जो चित्तौड़गढ़ हैं, चित्तौड़गढ़ के शाखाओं के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो शाखे हुए हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जो हैं इनका चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट यानी पहला जो शाखा हमें देखने को मिलता है, इसमें जो अटैकर बताया जाता है इसका नाम बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम बताया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। पहला जो शाखा बताया जाता है वो बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ और पहला जो शाखा जिसका समय हमें देखने को मिलता है 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ और इस शाखा के अंदर केसरिया किसने किया था, तो केसरिया करने वाला था रावल रतन सिंह। राणा रतन सिंह ने, रावल रतन सिंह ने ये पहला केसरिया किया है चित्तौड़गढ़ का। और अगर बात करें जौहर की,
तो जौहर करने वाली प्रमुख वीरांगना बताई जाती हैं पद्मावती। क्या नाम? पद्मावती। पद्मावती बताई जाती है प्रमुख वीरांगना। अगर पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा के अंदर कितनी महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने जौहर व्रत को धारण किया, तो कुल 1600 महिलाएं बताई जाती है। कितनी? 1600 महिलाएं बताई जाती है जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा के अंदर जौहर व्रत को धारण किया था। साथियों, हमने चित्तौड़ का प्रथम शाखा पढ़ लिया है। सविस्तार जानकारी हम जब चित्तौड़गढ़ का इतिहास पढ़ेंगे उस समय इसको कंठस्थ कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा के बारे में। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था, किसके आक्रमण के कारण हुआ था, केसरिया किसने किया था और जौहर किसने किया था, ऐसे सवाल कई बार पूछ जाते हैं। तो चित्तौड़ के जो प्रमुख शाखे हैं उनकी सविस्तार जानकारी ले लेते हैं। तो चित्तौड़ का जो पहला शाखा है इसकी हमने जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं चित्तौड़ जो है इसके दूसरे और तीसरे शाखा के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हमें देखने को मिलता है, ये प्रथम शाखा हो गया। अब बात कर लेते हैं चित्तौड़ जो है इसका दूसरा शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा जो हुआ है यह बताया जाता है आपके 1534 ईस्वी में। कब बताया जाता है? 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ। और आक्रमणकारी का अगर नाम पूछ लिया जाए तो नाम आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये बहादुर शाह कहाँ का शासक बताया जाता है? तो नाम आता है गुजरात। कहाँ का? गुजरात। स्वाभाविक सी बात है 1534 ईस्वी में यहाँ का जो राजा बताया जाता है चित्तौड़गढ़ का, उसका नाम बताया जाता है राणा विक्रमादित्य। क्या नाम? राणा विक्रमादित्य। शासक जो बताया जाता है इसका नाम बताया जाता है राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य यहाँ का शासक बताया जाता है। और इस अटैक से बचने के लिए, अपनी सहायतार्थ के लिए चित्तौड़ की जो तत्कालीन रानी बताई जाती है, रानी का नाम बताया जाता है कर्णवती। कर्णवती जो हाड़ी रानी के नाम से भी जानी जाती हैं। हाड़ा वंश से संबंध रखती थी। हाड़ी रानी ने जो हुमायूं है, हुमायूं को राखी भेजी थी। किसको? हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं समय पर पहुंच नहीं पाया, इसके कारण चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। अगर पूछ ले कि चित्तौड़ के दूसरे शाखा के अंदर जौहर किसने किया था, तो जौहर करने वाली थी रानी कर्णवती। केसरिया किसने किया था, तो नाम बताया जाता है राणा विक्रमादित्य। बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़, पहला शाखा हमने यहाँ पढ़ लिया, दूसरा शाखा यहाँ पढ़ लिया। अब हम तीसरे शाखा के बारे में बात कर लेते हैं। चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा जो शाखा है यह कब हुआ? तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा बताया जाता है 1567 ईस्वी, 1567 ईस्वी में। और अगर पूछ ले आक्रमण किसने किया, तो आक्रमणकारी जो बताया जाता है नाम निकल कर आता है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और तत्कालीन जो शासक हमें देखने को मिलता है नाम बताया जाता है उदय सिंह। उदय सिंह अपने लाव लश्कर के साथ में जंगलों में चले गए थे। लेकिन अगर पूछ लिए चित्तौड़ के तीसरे शाखा में केसरिया किसने किया था, तो केसरिया करने वाले वीर पुरुष बताए जाते हैं आपके जयमल और पत्ता सिसोदिया। जयमल व पत्ता सिसोदिया, जयमल व पत्ता सिसोदिया ने इस युद्ध के अंदर केसरिया किया। और अगर पूछ ले जौहर व्रत, तो अनेकानेक वीरांगनाओं ने इस युद्ध के बदौलत जौहर व्रत को धारण किया था। और अगर पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है इसमें कितने महिलाओं ने जौहर किया था, तो चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखा के अंदर कुल जो बताए जाते हैं 1300 महिलाओं ने जौहर किया था। सॉरी, 13,000 महिलाओं ने 13,000
महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में जोहर किया? पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा में कितने महिलाओं ने जोहर किया? तो 1600। दूसरे शाखा में कितने महिलाओं ने जोहर किया था? तो नाम आता 13,000। अगर पूछ ले कि तीसरे शाखा में कितनी महिलाओं ने जोहर किया था? तो जोहर बताया जाता है महिलाएं बताई जाती है 700। कितनी? 700 महिलाओं ने जौहर व्रत धारण किया। 700 महिलाओं ने यह जौहर व्रत जो है वो धारण किया। तो साथियों, हमने चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखाओं के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिवाना दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? सिवाना दुर्ग का जो शाखा हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिवाना का जो शाखा है ये कब हुआ था? सिवाना जो शाखा है, यह सिवाना का दुर्ग जो है ये मारवाड़ और जालोर की कुंजी कहलाता है। तो सिवाना का जो शाखा है यह हुआ था 1308 ईस्वी में। और अगर बात करें आक्रमणकारी की, तो आक्रमणकारी जो बताया जाता है नाम है आपके ADK, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग। सिवाना का जो दुर्ग है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिवाना का जो दुर्ग है इसे कुम्भट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुम्बाणा भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि सिवाना दुर्ग जो है यहाँ पर केसरिया किसने किया था? तो सिवाना दुर्ग स्थित केसरिया करने वाला था शातलदेह। क्या नाम हमें देखने को मिलता है? शातलदेह ने केसरिया किया। अगर पूछ ले कि सिवाना का जो शाखा हुआ है इसमें जौहर व्रत किसने धारण किया था? तो नाम आता है आपके उमादेह। एक नाम बताया जाता है उमादेह, और दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है आपके सिवाना दुर्ग से, उसका नाम बताया जाता है आपके मेणादेह और उमादेह ने यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये सिवाना का शाखा हो गया। अगर पूछ ले जालोर, वैसे जालोर के ऊपर अगर पूछ ले अटैक के बारे में बातचीत, तो जालोर के ऊपर जो ADK अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है यह हुआ था 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ। दयाबिका ने विश्वासघात किया था। तत्कालीन जो शासक हमें देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है कान्नड़देव सोनगरा नाम बताया जाता है, जिसने वीरता दिखाते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। स्वाभाविक सी बात है। वैसे जालोर इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहासकार बताते हैं कान्नड़देव सोनगरा ने इस युद्ध के अंदर केसरिया नहीं किया था, बल्कि जो आशापुरा माता बताए जाते हैं इनको अपना सर अर्पित कर दिया था नाडोल, जो उनकी कुल देवी बताई जाती हैं। तो अगर पूछ ले जालोर जो है इसमें केसरिया किसका बताया जाता है? तो कान्नड़देव सोनगरा का पुत्र बताया जाता है बीरमदेव। क्या नाम? बीरमदेव सोनगरा ने इस युद्ध के अंदर क्या किया था? केसरिया किया। तो साथियों, हमने जैसलमेर के 3 शाखे, साथ ही चित्तौड़ के 3 शाखों की सविस्तार जानकारी ले ली। साथ ही हमने सिवाना दुर्ग पर जो अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली। अब जो शाखे, जौहर और ये जो केसरिया है, इनसे संबंधित जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे वह कौन सा शाखा था जौहर था जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं दोनों ने जौहर व्रत को धारण किया। और अगर बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान के अंदर पुरुषों के जौहर की बात आती है तो नाम आता है रियासत का मारवाड़। और मारवाड़ का जो शासक हमें देखने को मिलता है इसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह राजा का नाम बताया जाता है। इनके शासनकाल में पुरुषों ने जौहर किया था। क्षेत्र बताया जाता है आउवा। क्या बताया जाता है?
आउवा में किन किन लोगों ने ये जौहर व्रत को धारण किया था? तो नाम आता है, जाति बताई जाती है, एक तो ब्राह्मण और दूसरी जाति बताई जाती है चारण। चारणों ने और ब्राह्मणों ने आउवा के अंदर जो जौहर किया है वो राजस्थान का पुरुषों के द्वारा बताया जाने वाला जौहर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं खडाना शाखा कि विश्नोई संप्रदाय के द्वारा जो प्रकृति के नाम पर अपने आप को खत्म करवा देना या फिर काम आ जाना क्या कहलाता है? तो उसे खडाना शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खडाना शाखा के नाम से जाना जाता है। और खडाना शाखा जो है यह किसके द्वारा किया जाता है? यह विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं इनके द्वारा प्रकृति संरक्षण के लिए अपना जो बलिदान दिया जाता है, इसके कारण इसे खडाना शाखा या शाखे के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं उस जौहर की जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने भाग लिया था। हिंदू व मुस्लिम, हिंदू व मुस्लिम महिलाओं, हिंदू व मुस्लिम महिलाओं का जौहर, हिंदू व मुस्लिम महिलाओं का जौहर किस दुर्ग से संबंध बताया जाता है? तो दुर्ग का नाम आता है भटनेर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग। अब भटनेर का दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो नाम आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है योद्धई। क्या कहा जाता है? योद्धई। तो भटनेर का जो दुर्ग है। और अगर बात करें आक्रमणकारी, तो आक्रमणकारी का नाम बताया जाता है तैमूर लंग। क्या नाम बताया जाता है? तैमूर लंग के आक्रमण के कारण हिंदू व मुस्लिम दोनों जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं ने जौहर व्रत को क्या कर लिया था? धारण कर लिया था। तो साथियों, हमने जौहर, केसरिया शाखा, अर्ध शाखा जो हैं इन तीनों की डिटेल सविस्तार रूप से पढ़ ली। अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं सती प्रथा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहला जो जौहर है वो कहाँ हुआ था, किसके आक्रमण के कारण हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ी सी छुटपुट सी जानकारी ले लेते हैं हम। भारत का पहला जौहर, भारत का जो पहला जौहर बताया जाता है, आक्रमणकारी का अगर नाम पूछ ले तो आक्रमणकारी का नाम बताया जाता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम अटैकर बताया जाता है। और ये जो जौहर हुआ है भारत का पहला, ये मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक हुआ है ये 712 ईस्वी के अंदर होने वाला अटैक बताया जाता है। और भारत के ऊपर, सिंध प्रदेश के ऊपर जो शासन करता था उसका नाम बताया जाता राजा दाहिर सेन। अब दाहिर सेन जो है इस युद्ध के अंदर केसरिया कर गया। लेकिन अगर बात जौहर की करें तो जौहर किया था भारत का पहला 712 ईस्वी में राजा दाहिर सेन की पत्नी रानी बाई ने। किसने किया था? रानी बाई ने भारत का पहला जौहर किया था। अब हम बात कर लेते हैं सती प्रथा के बारे में। किसके बारे में? सती प्रथा। सती प्रथा जो है ये भारत के अंदर विद्यमान कुप्रथाओं में से एक प्रथा बताई जाती है। सती प्रथा जो है ये क्या होती थी कि राजा अनेक महिलाएं रखते थे। किसी राजा के 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। जब भी वो कहीं पर भी युद्ध लड़ने जाते थे और युद्ध के अंदर काम आ जाते थे तो ऐसी स्थिति में राजा की जितनी भी रानियां होती थी उन्हें क्या करना पड़ता था? सतीत्व व्रत को धारण करना पड़ता था। अपने मर्त पति के शव के साथ में ये रानियां क्या करती थी? जौहर व्रत को धारण करती थी। लेकिन अगर बात करें कि भारत का पहला सती प्रथा, भारत का पहला सती प्रथा का जो साक्ष्य हमें देखने को मिलता है तो इतिहास निकल कर आता है गुप्त काल का। किसका?
गुप्त काल का। और गुप्त काल का एक शासक हुआ था जिसका नाम बताया जाता है भानुगुप्त। और भानुगुप्त का एक अमात्य हमें देखने को मिलता है जिसका नाम बताया जाता है भोजराज। भोजराज जो हैं, भोजराज की पत्नी ने सर्वप्रथम भारत का पहला जो सतीत्व व्रत है उसको धारण किया। समय अगर पूछ लिया जाए तो 510 ईस्वी इसका क्या बताया जाता है, समय बताया जाता है। अब ये जो सती प्रथा, ये जो कुप्रथा है, इसके ऊपर सबसे बड़ा जो इतिहास का जो जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में इसके ऊपर डिटेल लिखी है उसका नाम बताया जाता है आपके फ्रांसवा बर्नियर। सती प्रथा जो है इसके ऊपर डिटेल लिखने वाला था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा मुगल साम्राज्य की यात्रा, मुगल साम्राज्य की यात्रा, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें वर्णन किया है भारत की एक बहुत ही बुरी कुप्रथा जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। अगर महिला इच्छुक है तो बात अलग है, अगर महिला इच्छुक नहीं है तो 2 से 4 ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा उसे अपने जो बगल है उसमें दबोच कर जघन्य अपराध की तरफ ले जाया जाता था। उसके हाथ बांध दिए जाते थे और मर्द जो उसका पति है उसे गोदी में लिटाकर जो चिता बनाई जाती थी, चिता के चारों तरफ आधे सूखे हुए पत्ते डाल दिए जाते थे, साथ ही राल डाल दी जाती थी। जब भी ये अग्नि शुरू की जाती थी, आग लगाई जाती थी, चिता लगाई जाती थी तो बहुत ही बड़ा धुएं का गुबार उड़ता था और ढोल नगारे ताशे इतने तेज बजाए जाते थे जिसके कारण सती होने वाली महिला की चीख पुकार कोई नहीं सुने। और अगर सती प्रथा की बात करें तो सती जो चिता के ऊपर चुनी जाती थी, स्वाभाविक सी बात है वो नदी का तट होता था। एक तरफ नदी का तट और दूसरी तरफ गांव मोहल्ले के लोगों का जोर से जयघोष करना, ये सती प्रथा का जो कृत्य होता था। इसके बारे में डिटेल किसने लिखी है, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस का रहने वाला था जिसके ग्रंथ का नाम बताया जाता है मुगल साम्राज्य की यात्रा। अब हम बात करते हैं कि सती प्रथा के ऊपर पाबंदी किसने लगाई थी। तो सती प्रथा के ऊपर 1829 ईस्वी में नाम बताया जाता है जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से, साथ ही इनका संयोग करने वालों में से बताए जाते हैं भारत के प्रमुख समाज सुधारक। संयोग जो करता थे उसका नाम बताया जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया। और इसके ऊपर पहला जो प्रचार निकला पाबंदी का वो निकला है हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। चूँकि राजा राम मोहन राय के भाई के आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद में जब भाभी को सतीत्व व्रत धारण करने के लिए ले जाया गया और भाभी की जब चिता में आग लगाई गई तो बरसात आ गई जिसके कारण अध जली हुई नारी अपने तन को ढकने के लिए इधर उधर खड्डों में छुपती फिरी जिसके कारण सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण राजा राम मोहन राय ने डिसाइड किया कि इस बुरी प्रथा को भारतीय समाज से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो साथियों, आज हमने अपने इस वीडियो के तहत भारत के प्रमुख राजस्थान के प्रमुख शाके, जौहर, केसरिया और महत्वपूर्ण डिटेल ली हैं आपके सती प्रथा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।